नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश अग्रवाल। आज का ब्लॉग में माननीय उच्चतम न्यायालय के उस निर्देश पर केंद्रित किया है जिसमें कि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं माननीय न्यायालय के आदेश या माननीय न्यायाधीश के आदेश पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा प्रश्न है जो कि न सिर्फ मुझ में बल्कि देश की आम जनता जो कि माननीय न्यायालय में बहुत ही विश्वास रखती है के भी मन में घुमड़ रहा है कि आखिर क्या कारण है कि पीड़ित और पीड़ित करने वाला दोनों ही न्यायालय में एक ही पल्ले पर खड़े दिखाई देती। आप सभी लोग को जानकारी दे दूं कि सेना के अपमान और सेना अधिकारियों के अपमान को लेकर एक ही धाराओं में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर मुकदमा कायम हुआ, जो कि माननीय जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था, और एक मुकदमा हरियाणा के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर हुआ। उन पर भी उसी तरह के सेना के सौर पर सवाल खड़ा करने जैसे आरोप लगाए। तुरंत ही उन प्रोफेसर महोदय को जेल भेजा गया, जबकि उन्हीं धाराओं में मंत्री महोदय ठास से अपने पद पर बैठे हुए। कल उच्चतम न्यायालय ने प्रोफेसर को भी अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने ये तो माना कि उनके पोस्टर से या उनके फेसबुक वॉल से ऐसा कुछ नहीं लगता कि जो राष्ट्रद्रोह या देश के खिलाफ माना जाता, लेकिन जिस तरह की शर्तें उनके साथ लगाएंगे वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि भले ही न्यायालय ने उन्हें निर्दोष मानते हुए जमानत दी हो, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें न्यायालय दोषियों की कैटेगरी में भी खड़ा कर रहा, जैसे कि प्रोफेसर का पासपोर्ट सरेंडर किया जाए। अधिकांश ये उन मामलों में होता है जब माननीय न्यायालय को ये आभास हो जाए कि पासपोर्ट के सहारे ये अपने देश को किसी प्रकार छोड़ सकते हैं। माननीय न्यायालय ने प्रोफेसर महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दी। क्या ये माना जाए कि वो अभी भी जमानत देने के बावजूद भी उन्हें दोषियों के श्रेणी में रखते? हो सकता है यही सभी शर्तें जब आपने उनको बेल दे दिया है तो फिर एक ऐसी SIT बनाने से क्या लाभ है। जैसे कि मध्य प्रदेश में माननीय न्यायालय ने एक SIT बनाई, उस SIT में मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी तो होंगे, लेकिन वो मध्य प्रदेश के रहने वाले नहीं होंगे। ऐसे ही हरियाणा में SIT
प्रोफेसर महबूबाबाद के खिलाफ बनाई गई, जो ये जिसमें कि हरियाणा के कैडर के अधिकारी तो होंगे पुलिस के, लेकिन वो हरियाणा के निवासी नहीं होंगे। न्यायालय ने ये जताने का हालांकि काम किया, जैसा कि मैं अपने बुद्धि और विवेक से समझ पा रहा हूँ, कि उन्हें वहाँ के सरकार की कार्यशैली पर भरोसा नहीं। लेकिन यहाँ फिर से एक सवाल उठता है कि जब वो एसआईटी का जो गठन हुआ है, इसके बाद उन पुलिस अधिकारियों को उसी मध्य प्रदेश में और उसी हरियाणा सरकार में काम करना है, और दोनों जगह की सरकारें किस प्रकार से अपने लोगों को बचाने और फंसाने का काम कर रही हैं, वहाँ ये सवाल उठता है कि क्या वे पुलिस के अधिकारी जो हरियाणा सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के अंडर में ही काम करते हैं, अपनी रिपोर्ट वो मध्य प्रदेश के डीजीपी को ही और हरियाणा के डीजीपी को ही देते हैं, तो यहाँ ये मान लिया जाए कि एसआईटी जांच में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि एसआईटी के बाद इन अधिकारियों को उसी प्रदेश में रहना है। निश्चित तौर पर वो अधिकारी सरकार की मंशा के खिलाफ तो मेरे ख्याल से नहीं जाए। न्यायालय ने जिस तरह की टिप्पणियाँ की, मध्य प्रदेश में तो उन्होंने उसी धारा में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, जबकि हरियाणा के प्रोफेसर को जमानत पर रिहा किया गया है। ऐसा ही एक मामला मैंने अपने पाकिस्तान और भारत के मध्य हुए सीज फायर के दौरान भी देखा, जब अमेरिका ने आतंकवादी घटना सहने वाले भारत और आतंकवादी घटना करने वाले पाकिस्तान को एक ही पर्दे पर खड़ा कर दिया। आखिर अमेरिका किस तरह से भारत और पाकिस्तान को तराजू की एक ही पल्ले पर रख सकता है या बराबर पल्ले पर रख सकता है, जबकि भारत पर पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और निरंतर पाकिस्तान की ओर से ऐसे घाव भारत को दिए जाते रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी या यूं कहिए कि सघोषित सरपंच अमेरिका ने किस तरह भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी महान देश बताया। ऐसा ही निर्णय हमने अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में सेनाधिकारी का अपमान करने वाले मंत्री विजय शाह और सोशल मीडिया के माध्यम से लिखने वाले, फेसबुक पेज पर लिखने वाले प्रोफेसर, जिनको कि एक तरह से माननीय न्यायालय ने उनकी लिखावट को अपराध नहीं माना और उन्हें जमानत दी। माननीय न्यायालय ने एसआईटी का गठन करके और अन्य सभी शर्तें समान रूप से लगाकर ये दर्शाने का प्रयास किया है कि वो भी प्रोफेसर और मंत्री विजय शाह को एक ही पर्दे में रखना चाहते। हालांकि नियमता ये गलत है, क्योंकि हम ये महसूस कर रहे थे कि सुनवाई के दौरान मुझे पहले ही से विश्वास था कि रिपोर्ट को माननीय उच्चतम न्यायालय क्रैश कर देगी, क्योंकि जिस आधार पर अशोका यूनिवर्सिटी हरियाणा के
प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है वो निश्चित ही कोर्ट में टिकने वाले नहीं हैं। और वही हुआ कि तुरंत ही माननीय न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत दी। लेकिन उसी तरह का व्यवहार, जिस तरह का व्यवहार आम सभा में सेना और सेनाधिकारी सोफिया का करने वाले मंत्री विजय शाह को एक ही पर्दे में रखा गया, जो कि बहुत आश्चर्य। हालांकि न्याय और न्यायालय पर हमें ही नहीं, देश की आम जनता को भी भरोसा है, लेकिन पीड़ित और पीड़ा देने वाला एक ही साथ खड़ा किया जाना ये सवाल जरूर खड़ा करता है कि कहीं न कहीं इस मामले में न्यायालय से चूक हुई। खैर, फिर भी हमें भरोसा है कि माननीय न्यायालय ने प्रोफेसर को जमानत देकर एक तरह से हरियाणा सरकार और वहाँ के पुलिस की करारी तौहीन तो की ही है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के सरकार के मुखिया इस जमानत को किस रूप में लेते हैं, लेकिन मेरे अनुसार ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो न्यायालय ने खड़ा किया है और तुरंत ही उनको अंतरिम बेल पर रिहा करने की बात कही है। वैसे होना तो ये चाहिए कि गलत तरीके से फंसाए गए प्रोफेसर को न सिर्फ मुआवजा दिया जाना चाहिए, बल्कि उन रिपोर्टकर्ताओं और कार्रवाई करने वाले पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश माननीय न्यायालय को देना चाहिए था। तभी ये दिखता कि इस मामले में न सिर्फ न्याय हुआ है, बल्कि न्याय होता हुआ भी दिखा है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे जुड़ने की कोशिश करें।